क्लास 8 सोशल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र में अध्याय 6 है न्यायिक प्रक्रिया। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है। तो इस सवाल का क्या मतलब है? देखिए इस सवाल में विनोद और अवधेश नाम के दो व्यक्ति हैं, उनमें ज़मीनी विवाद का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, तो अदालत फैसला सुनाते हैं, तो फैसला सुनाते हैं क्या वो निष्पक्ष लगी, किसी के पक्ष में नहीं हुई। ठीक है, यानी वो सर्वमान्य हुई, जो होना चाहिए था वो फैसला सही हुआ। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हाँ इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच यहाँ पे लिख लेना है ज़मीनी विवाद का ब्यौरा दिया गया है। देखिए यहाँ पे विनोद करना है, विनोद ने ज़मीन मामले में अवधेश की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। किसने तोड़ा? विनोद ने हाथ तोड़ा अवधेश को। ठीक है, हाथ तोड़ दिया। मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोषी मानकर, ठीक है, उसे 4 साल की सज़ा सुनाई। किसको? विनोद को। तो विनोद ने देखिए क्या यहाँ पे उसको अधिकार मिल गया, विनोद को भी अधिकार मिला। ठीक है, संविधान में वो वकील रखा, तो विनोद ने अपना वकील से सलाह लेकर मजिस्ट्रेट के ऊपर सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सज़ा 4 साल से 3 साल हो गई। फिर भी वो असंतुष्ट रहा और पुनः विनोद ने क्या किया, उच्च न्यायालय में अपील कर दिया। तो फिर उसको क्या मिला? अधिकार भी मिल गया उसको। ठीक है, तो ये अधिकार, लेकिन सज़ा उसकी बरकरार रखी गई, अतः विनोद को जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो इस पूरे प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया एवं निष्पक्षता का पता चलता है। यानी वो जो सज़ा करता है तो उसका कानूनी रूप से उसका सही दंड भी प्राप्त पाता है, और अपना बचाव में वो वकील भी रखने की वो क्या पाता है? अधिकार पाता है संविधान के तहत। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? न्यायिक, इससे ये निष्पक्षता का पता चलता है। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर होगा। दूसरा देखिए, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर का कारण सहित लिखिए। जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता ये क्या होती है? तो अगर न्यायाधीश जो है ईमानदारी पूर्वक जो निर्णय है दोनों पक्षों के सुनता है और सही निर्णय करता है, किसी पक्ष में निर्णय नहीं करता है, ठीक है, सही निर्णय करता है, तो वो निष्पक्ष हो गया। ठीक है, ये प्रभावित हो सकता है अगर न्यायाधीश ईमानदार ना हो के लालची हो। कोई ऊंचा पद वाला व्यक्ति, मंत्री कोई है, उसे पैसे और पद की क्या करे? बढ़ोतरी, यानी प्रमोशन वगैरह पैसा का लालच देकर ये न्यायिक प्रक्रिया उसे प्रभावित किया जा सकता है अगर न्यायाधीश ईमानदार ना हो तो इसका आंसर हम लिखेंगे हाँ, कई मामले में न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसा कोई उच्च पद व्यक्ति या मंत्री पैसे या प्रमोशन का लालच देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, अपने पक्ष में निर्णय करवा सकता है। तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका हमें पूरा कर नीचे दिया गया है। ठीक है, और न्याय दिलाने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, तो हमें देखिए पूरा करना है। तो पहला क्या है? पुलिस का काम, वकील का काम और न्यायाधीश का काम। आइए हम लोग पूरा करते हैं। पहले में देखिए क्या है, पहले में आपको दिया गया है प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना, प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना यानी एफआईआर दर्ज करना। दूसरे में भरना है आपको यहाँ पे मामले की छानबीन करना, इसका पुलिस का काम है। अभियुक्ति की गिरफ्तारी करना, जो व्यक्ति उसके गिरफ्तार करके जेल में डालना। और चौथा है आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना। ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। और वकील का देखिए क्या काम है, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना और जांच पड़ताल करना, ये पहला हो गया। और दूसरा है अदालत में दलीलें पेश करना, अपने पक्ष के बचाव करना और अगली पेशी की तारीख लेना, अदालत में कागजी कार्रवाई करना। ये किसका काम है? वकील का काम है। 5 हो गए। और न्यायाधीश का क्या काम है? पहला है मुकदमे को सुनना, दोनों पक्षों के मुकदमे के केस को सुनना। ठीक है, गवाहों के बयान को सुनना, दूसरा हो गया। और तीसरा मुकदमे पेशी के लिए तारीख देना, और अंतिम हो गया मुकदमे पर फैसले सुनाना। ठीक है, तो ये काम हो गए। हम इसमें एक और सवाल है कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो न्याय दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यानी तीनों की होती है। अगर पुलिस जो है गलत रिपोर्ट दर्ज कर दे, ठीक है, यानी कोई सूचना जो है वो गलत इकट्ठा कर ले, तो ये प्रभावित हो जाएगी न्यायिक प्रक्रिया। तो ये तीनों की होती है। समझ में आ गया?
अगला सवाल देखिए चौथा, अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका हमें भरना है। काफ़ी ध्यान से समझना है। एक होता है दीवानी मामले और एक होता है फौजीदारी मामले। ठीक है, दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। दीवानी मामले जो होते हैं इसमें क्या होता है, दीवानी मामले ये छोटे होते हैं, इसमें फ़ैसले में सज़ा किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई जाती, जैसे जेल हो गया, फांसी, इसमें नहीं होते। लेकिन फौजीदारी मामले में सज़ा सुनाई जाती है तुरंत। ठीक, मामले में जैसे ज़मीन विवाद, शादी तलाक, किराया, ज़मीन विवाद हो गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ज़मीन विवाद हो गया तो फैसला हो जाएगा किसका ज़मीन है, तो उसमें तो सज़ा तो नहीं मिलेगी। तलाक हो गया, ठीक है, तलाक लेना है कि तलाक नहीं लेना है, इसमें तो बस हो गया। और किराया मजदूरी, तो किराया किसको देना पड़ेगा किसको नहीं देना पड़ेगा, तो ये हो गया, फैसला हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ निर्णय होते हैं, सज़ा नहीं मिलती। लेकिन इसमें क्या होते हैं, सज़ा मिलती है। जैसे हत्या हो गई तो उसको फांसी मिलेगी या जेल में कारावास मिलेगी। बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, अन्य संगीन मामले हो गए, गंभीर मामले, तो इसमें सज़ा मिलती है। लेकिन इसमें सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं और इसमें सज़ा मिलती है। समझ में आ गया। तो इसको हमें कैसे भरना है, तो इसको हम इस तरीके से भरेंगे। देखिए, दीवानी मामले हम यहाँ पे लिखेंगे ज़मीन जायदाद का विवाद, शादी तलाक, किराया मजदूरी, व्यापार, इसमें भर लेना है। और फौजीदारी की बात की जाए, इसमें हत्या, बलात्कार, चोरी, अन्य संगीन अपराध, अन्य गंभीर अपराध हो गया। 6 नंबर देखिए, मान लो कि आप एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह की सज़ा ना मिले और कोई दोषी कानून की नज़र से न बच पाए और निष्पक्ष न्याय दूंगा। इसका आंसर हो गया, काफ़ी सिंपल है। 6 नंबर, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया क्या क्या कमियां हैं, क्या उसमें दोष है, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी क्या है, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, वर्षों समय लगता है। फैसले आने तक जो दोषी होता है, जो कोई व्यक्ति होता है, वो मर चुका होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, अदालतों का जनसंख्या के बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। कम अदालतें हैं लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरा है, किसी मामले के फैसले आने तक वर्षों अर्थात लंबा अवधि लगना। तीसरा है, न्यायाधीशों की कमी है। और चौथा है, कानून प्रक्रिया खर्चीला और कागजी और जटिल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।